अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ उर्दू में। ऐलानात भी हैं। इन सबको मिलाकर देखें तो एक अजीब सी, आप कह सकते हैं, एक तजाद नजर आता है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं, जैसे एआई यूनिवर्सिटी का मंसूबा, हम्म। और दूसरी तरफ बिल्कुल जमीनी मसाइल हैं, जैसे असातिज़ा की बहुत ज्यादा कमी, स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का ना होना। सही कहा आपने। और यही तजाद शायद आज की गुफ्तगू का मरकज होगा। एक तरफ ऊंची उड़ान के ख्वाब, दूसरी तरफ जमीन पर बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। तो देखते हैं इन जराया में क्या तफसीलात हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, तालीम की जो बुनियाद है, यानी उस्ताद, एक अच्छे उस्ताद में क्या खास बात होनी चाहिए। एक जगह पढ़ा, बड़ी अच्छी बात लगी जी। कि बेहतरीन उस्ताद वो नहीं जो सिर्फ किताब से पढ़ा दे, बल्कि वो जो दिल से पढ़ा है, और अहम बात यह है कि बच्चों को सोचना सिखाए। बिल्कुल, असल कामयाबी तो वही है। असल इनाम भी वही है शायद। ये एक मिसाली बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में जो ज़मीनी हकीकत है वो अक्सर काफ़ी मुख्तलिफ होती है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में तकरीबन 10 लाख असातिज़ा की जगहें खाली हैं। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ा आदद है। जी हाँ। और तेलंगाना में भी, खासतौर पर अगर हम उर्दू मीडियम स्कूलों की बात करें, तो वहाँ भी ये मसला काफ़ी संगीन है। अच्छा। निज़ामाबाद के एक स्कूल की मिसाल दी गई है, ओल्ड कलेक्टरेट उर्दू मीडियम स्कूल की। वहाँ आप यकीन करेंगी 450 तलबा हैं। 450? जी। और उनके लिए सिर्फ 3 असातिज़ा। सिर्फ 3? ये कैसे मुमकिन है? मतलब पढ़ाई का क्या मेयार रह जाता होगा? यही तो तशवीश की बात है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालीम पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा। जाहिर है। लेकिन चलें, कुछ मुस्बत पहलू भी होंगे। उन मुश्किल हालात में जो असातिज़ा काम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई हौसला अफजाई भी हो रही है? जी, कुछ कोशिशें नजर आती हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में कौमी अवार्ड्स के लिए 6 असातिज़ा के नाम भेजे हैं। अच्छा, कौन कौन है ये? इनमें सुजाता, भास्कर रेड्डी, चंदूरी राजी रेड्डी, मारोपुत्रा, भवानी बोम्पेली और डी वेंकटेश्वरलू शामिल हैं। हम्म। और इसके अलावा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन है। उन्होंने भी टीआरटी 2017 के जरिए जो एसजीटी असातिज़ा भर्ती हुए थे। टीआरटी यानी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट वाले? जी वही, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स। उनकी 6 साला खिदमात मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। तो एक तरफ ये एतराफ़ तो है। लेकिन आपने लेकिन कहा, तो मतलब कोई रुकावट भी है? जी, रुकावटें भी हैं, कानूनी किस्म की। कानूनी? क्या मतलब? ऐसा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट पर जो भर्तियां होनी थीं बीएड वालों की और लैंग्वेज पंडित की, हाँ। उन पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया है, यानी स्टे ऑर्डर। ओह। और इसी तरह स्कूल असिस्टेंट के ओहदों पर जो तरक्कियां होनी थीं, उनको भी फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये तो बड़ा मसला है। एक तरफ आसामियां खाली हैं और दूसरी तरफ भर्ती और तरक्की के अमल में कानूनी रुकावटें आ गई हैं। बिल्कुल। ये सूरत हाल न सिर्फ नए असातिज़ा की भर्ती को सुस्त करती है, बल्कि जो पहले से मौजूद हैं उनके हौसले पर भी असर डालती है। निज़ाम की पायदारी पर भी सवाल उठते हैं। वाकई पेचीदा सूरत हाल है। अच्छा, चलें नए मौक़े की तरफ देखते हैं। शुरू में एआई यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ था। जी, हैदराबाद में एआई यूनिवर्सिटी बनाने की बातचीत चल रही है। ये यकीनन मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम हो सकता है। इसके अलावा आला तालीम के कुछ और मौक़े भी हैं, जैसे निम्स हैदराबाद में मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी यानी एमपीटी की 15 निशास्तें हैं और एमएससी जेनेटिक काउंसलिंग की 2 निशास्तें। इनके लिए दाखिले की आखिरी तारीख 28 अगस्त है। अच्छा। और मेडिकल कॉलेज में भी कुछ असामियां निकली हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। इनके लिए 13 अगस्त तक दरखास्त दे सकते हैं। ठीक है। और एक और बात, निजामाबाद में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इवनिंग वाला, वहां भी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले चल रहे हैं। तो ये तो काफ़ी मुस्बत खबरें हैं तालीम के मैदान में। लेकिन क्या हर जगह दाखिलों का रुझान बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक और खबर है जो थोड़ी मायूस कुन है। वो क्या? हैदराबाद का जो तारीखी निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है, वहाँ BUMS यानी यूनानी मेडिसिन की डिग्री, उसकी नशिस्तें कम कर दी गई हैं। कम कर दी गई हैं? जी। क्यों? अब सिर्फ 23 नशिस्तें रह गई हैं और वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ सहूलियात और अमले की कमी है। ओहो,
تو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ ایک طرف نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں، دوسری طرف پرانے اداروں میں مسائل ہیں، معیار اور رسائی کا توازن۔ جی، یہ توازن قائم کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، تعلیم سے ہٹ کر صحت کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہوئے ہیں؟ جی ہاں، تلنگانہ میں 11 اگست کو قومی ڈی ورمنگ ڈے منایا گیا۔ اچھا، یہ تو ہر سال ہوتا ہے غالباً۔ جی، اس میں 1 سال سے 19 سال تک کے بچوں کو البینڈازول کی گولیاں دی جاتی ہیں پیٹ کے کیڑوں کے لیے۔ عمر کے حساب سے خوراک ہوتی ہے، 1 سے 2 سال کے بچوں کو آدھی گولی اور 2 سے 19 سال والوں کو پوری گولی۔ اور اگر کوئی بچہ رہ جائے تو ان کے لیے 18 اگست کو موپ اپ ڈے رکھا گیا ہے۔ یہ صحت عامہ کے لیے بہت اہم قدم ہے۔ بالکل۔ اچھا، تعلیمی پالیسی کی سطح پر بھی کوئی اہم بات؟ ہاں، ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے تامل ناڈو کے حوالے سے۔ تامل ناڈو؟ وہ کیسے؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا جو ثانی فارمولا ہے، یعنی 3 زبانیں پڑھانے والا، جی، اسے نہیں اپنائیں گے۔ وہ اپنی پرانی 2 لسانی پالیسی یعنی تمل اور انگریزی اسی کو جاری رکھیں گے۔ اوہ، یہ تو قومی پالیسی سے الگ راستہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ریاستی پالیسی مساوات، سماجی انصاف اور عملی تعلیم پر زیادہ زور دیتی ہے، رٹے والی تعلیم کے بجائے سمجھ کر پڑھنے پر۔ تو یہ قومی پالیسی سے ایک واضح اختلاف ہے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے کہ ایک ریاست قومی پالیسی سے مختلف موقف اختیار کر رہی ہے، وہ بھی سماجی انصاف کی بنیاد پر۔ اچھا، آخر میں طلباء اور اساتذہ کے لیے کوئی تخلیقی سرگرمی؟ جی، SCERT تلنگانہ، جو اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ ہے، جی ہاں، وہ ایک میگزین نکالتے ہیں سپنوں کی اڑان۔ اس کے ستمبر-اکتوبر 2025 کے شمارے کے لیے انہوں نے تحریریں مانگی ہیں۔ اچھا، موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے صحت اور تندرستی۔ اس پر مضامین، کہانیاں، نظمیں، ڈرائنگز، کچھ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ طلباء اور اساتذہ دونوں بھیج سکتے ہیں۔ آخری تاریخ 13 اگست 2025 ہے۔ یہ تو بہت اچھا موقع ہے تخلیقی اظہار کا۔ جی بالکل۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تلنگانہ کے تعلیمی منظرنامے کی ایک بہت ملی جلی سی تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف اساتذہ کی شدید کمی ہے، قانونی رکاوٹیں ہیں، بنیادی سہولیات کے مسائل ہیں۔ تو دوسری طرف اساتذہ کو قومی سطح پر پہچان مل رہی ہے، AI یونیورسٹی جیسے جدید منصوبے ہیں، نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال کی طرف لے آتا ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ کون سا سوال؟ کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ان دونوں متضاد حقیقتوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے گا؟ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، عالمی مرکز بننے کی خواہش ہے، دوسری طرف نظام کی بنیادیں جیسے اساتذہ اور اسکول کمزور نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ جدید منصوبے بنیادی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کا باعث بن سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر پالیسی سازوں کو اور ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔